नेक्स्ट जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, दो अणुसंख्यक गुणधर्म अपने इससे पहले कर लिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा अपने अणुसंख्यक गुणधर्म कर लिया क्वथनांक उन्नयन। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द को सबसे पहले समझना चाहिए हमने कि हिमांक क्या चीज है। इस हिमांक को समझना चाहिए, हिमांक किसे कहा जाता है। तो अपने हिमांक क्या होता है, तो अपने कह सकते हैं सामान्य रूप से जिस ताप पर द्रव जमने लगता है, ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस तापमान पर ठोस और द्रव प्रवस्था, ठीक है, हिमांक क्या चीज होती है जिसमें अपने कह सकते हैं कि जो द्रव और जो ठोस प्रवस्था है वो किस में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, तो वह तापमान क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्लियर होगी चीज अपने पास। तो जिस तापमान पर ठोस और द्रव प्रवस्था साम्य अवस्था में आ जाती है वह उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। और जब ये दोनों साम्य अवस्था पर आ जाती है तो अपने माना जाता है इस प्रवस्था पर या इस तापमान पर दोनों प्रवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो कैसा हो जाता है, बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं जिस तापमान पर ठोस व द्रव प्रवस्था साम्य अवस्था में आती है वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। और हिमांक के तापमान पर अपने कहा जा सकता है कि दोनों के जो वाष्प दाब है ठोस व द्रव प्रवस्था के साम्य अवस्था पर जो वाष्प दाब है वो कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो समान वाष्प दाब होने को अगर अपने इसको एक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वक्र के रूप में अपने इसको देखना चाहें तो अपने इसको इस प्रकार देखा जा सकता है, जिसमें अपने वक्र खींचा गया है किस किस के मध्य, वाष्प दाब और तापमान के मध्य वक्र खींचा गया है, जिसमें अपने पास यहाँ पर कुछ बिंदुओं के रूप में इसको अपने प्रदर्शित किया गया है। जो पहला वक्र है वो किसका लिया गया है, विलायक का। तो अपने क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान में कमी करते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु ऐसा है जिसके ऊपर विलायक की द्रव प्रवस्था और ठोस प्रवस्था दोनों आपस में आकर मिल गई, उस तापमान को क्या बोला गया, हिमांक बोला गया। किससे प्रदर्शित किया गया, T0F पर। ठीक है, तो T0F हमारे पास क्या चीज है, अपने कह सकते हैं कि जो विलायक अपने लिया गया है, शुद्ध विलायक जो लिया गया है, विलायक का क्या चीज है हमारे पास, हिमांक है। ठीक है, तो अपने कहा गया वह तापमान, ठीक है, तो T0F तापमान पर विलायक की द्रव प्रवस्था और ठोस प्रवस्था दोनों किस में आ गई, साम्य की अवस्था में आ गई। अर्थात इस तापमान के ऊपर दोनों के जो वाष्प दाब है वो दोनों के वाष्प दाब कैसे हो गए, समान हो गए। ये जो वाष्प दाब है इस वाष्प दाब के बराबर दोनों के वाष्प दाब हमारे पास आ गई। फिर अपने क्या किया गया कि जब इस शुद्ध विलायक के अंदर अपने क्या मिला दिया गया, तो हमारे पास विलय मिला दिया गया। और विलय किस प्रवृत्ति का है, तो वही अपने पास आ जाती है अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य प्रकृति का है। ठीक है, तो अपने पास विलय की प्रकृति कैसी थी, हमारे पास अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य प्रकृति का जब विलय मिला दिया गया तो किसका निर्माण हो गया, इसने विलयन का निर्माण कर दिया। तो उस समय जो द्रव की जो प्रवस्था है, ठीक है, वो द्रव की प्रवस्था और ठोस प्रवस्था इस बिंदु पर आकर मिल रही है। तो अब इसका जो हिमांक आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास TF आ गया। तो TF क्या है, विलयन का हिमांक है। ठीक है, इन दोनों में जो हिमांक में जो अंतर है इसको अपने किससे प्रदर्शित कर दिया, इस अंतर को डेल TF से प्रदर्शित कर दिया गया। तो डेल TF, ठीक है, बराबर किसके हो गया हमारे पास, T0F माइनस TF के बराबर आ गया। T0F क्या चीज है हमारे पास, जो हमारे पास जो विलायक था उस विलायक का आपने क्या लिया गया है, हिमांक लिया गया है। और TF क्या चीज है, विलयन का हिमांक। तो अपने पास ये जो चीज आई है हमारे पास, हिमांक में जो अवनमन, हिमांक में जो कमी आ रही है वो किसके बराबर है, शुद्ध विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक में अंतर जो हो रहा है उस अंतर को अपने क्या नाम दिया गया है, हिमांक अवनमन नाम दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारे पास हिमांक अवनमन क्या चीज है, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक में जो अंतर आता है इसे क्या कहा जाता है, हिमांक अवनमन
कहा जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अपने पास क्या करेंगे कि जब इसको विलेन में जो परिवर्तित किया जाता है तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलेन के हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास शुद्ध विलायक का हिमांक है और ये किसका हिमांक है, विलेन का हिमांक है। तो आपने ये कहा है शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में विलेन के हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई, और इस परिघटना को अपने क्या नाम दे दिया, हिमांक में कमी या हिमांक अवनमन कह दिया गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये जो कमी क्यों आई, क्योंकि अपने इसमें विलेय किस प्रवृत्ति का मिलाया गया था, अवाष्पशील और वैद्युत अनअपक्ष प्रकृति का जो विलेय मिलाया गया था। ठीक है, जैसे अपने पहले ही कहा था कि जो क्वथनांक गुणन में कहा गया था कि जो क्वथनांक गुणन है वो मोललता के क्या होता है, समानुपात में आता है। क्यों, क्योंकि अपने ये कहा गया था, तो उसी रूप से इसको भी कहा जा सकता है कि जो डेल टी एफ जो समानुपाती है किसके, डेल पी के, अर्थात वाष्प दाब में क्या आ रही है हमारे पास, जो कमी आ रही है उसके समानुपात में कौन हो जाएगा, हिमांक में अवनमन समानुपात में आ जाएगा। और जो डेल पी है वो किसके समानुपाती होती है, हमेशा मोललता के समानुपात में होती है। तो जो डेल पी है वाष्प दाब में जो कमी है मोललता के समानुपात में है, और हिमांक में अवनमन किसके समानुपात में आता है, वाष्प दाब में कमी के समानुपात में आता है। तो अपने यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो डेल टी एफ है हिमांक अवनमन किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता के समानुपात में आ जाएगा। समानुपात का जब चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, उस नियतांक को नाम क्या दिया गया है, के एफ। तो डेल टी एफ बराबर किसके हो गया हमारे पास, के एफ इंटू एम। के एफ क्या चीज है हमारे पास, तो इस के एफ को प्रदर्शित किया जाए, के एफ किसको कहा गया है, तो ये है हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक। जैसे के बी था मोलल कुनियन स्थिरांक था, इसी तरह से यहाँ पर अपने पास के एफ क्या चीज है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास के एफ की बात कर ली, के एफ क्या चीज है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक इसे कहा जाता है। फिर अपने पास जो आगे बात हो रही थी मोलल अवनमन स्थिरांक की, तो मोलल अवनमन स्थिरांक जो के एफ है, इस के एफ की अगर अपनी परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगी, यदि m का मान क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। m 1 का मतलब क्या है, 1 मोलल। तो 1 मोलल का जो मतलब है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल को क्या कहा जाता है, 1 मोलल विलेय कहा जाता है। तो इसकी परिभाषित कर सकते हैं अपने मोलल अवनमन स्थिरांक को उस विलेय के हिमांक में अवनमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें विलेय का 1 मोल विलायक के 1 किलोग्राम में घुला हुआ हो। ठीक है, तो अपने क्या परिभाषा हो सकती है मोलल अवनमन स्थिरांक की, जो हिमांक अवनमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो डेल टी एफ है वो किसके बराबर हो गया, के एफ के कब बराबर होता है, जब m का मान क्या हो, 1, और m का मान 1 कब हो सकता है, जब विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हुआ हो, तो m का मान क्या आ सकता है हमारे पास, 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा होगी, मोलल अवनमन स्थिरांक की हमारे पास परिभाषा होगी। फिर केएफ की इकाई देखी जाए तो केएफ क्या हो जाए, डेल टीएफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम। टीएफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और मोललता की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम प्रति मोल। तो केएफ की यूनिट क्या होगी, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हमारे पास केएफ की यूनिट हो गई। फिर इसी तरह से कई बार अपने पास क्या जाता है, केएफ का मान निकालने का एक सूत्र, जैसे अपने केबी का मान निकाला था तो वो सूत्र अपने पास दे दिया गया। ये क्या चीज है हमारे पास, m r T0F का स्क्वायर 1000 × डेल H गलन। यहाँ पर m क्या चीज है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, r गैस नियतांक, T0F विलायक का हिमांक, डेल H गलन विलायक की गलन एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये केवल न्यूमेरिकल में काम में दिया जा सकता है, वैसे किस तरह से ड्राइव हुआ ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर अपने आगे चले तो आगे हमारे पास जो टॉपिक था वो ये था कि जो अपने ये तो सिद्ध कर दिया कि जो हिमांक अवनमन है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। किस प्रकार सिद्ध किया था आपने ये कहा गया था कि जो हिमांक अवनमन है वो मोललता पर निर्भर करता है, और मोललता क्या चीज है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के
मोल। तो इसका मतलब जो हिमांक अवनमन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल पर निर्भर कर रहा है। और जो चीज विलेय के मोल पर निर्भर करती है, जो गुणधर्म विलेय के मोल पर निर्भर करते हैं, वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब इन अणुसंख्यक गुणधर्मों का जो उपयोग है हमारे पास वो क्या है, उसकी सहायता से, अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की जाती है। तो अपने विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। जैसे हमारे पास एक सूत्र था हिमांक अवनमन, इसमें मोलरता का जो सूत्र अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो इस मोलरता के मान को इस सूत्र में रख दिया गया। यहाँ पर 1000 क्यों लिया गया, 1000 जब लेंगे, जो विलायक किस रूप में लिया गया हो, ग्राम में लिया गया हो। यदि विलायक को किलोग्राम में लिया जाता है तो ये 1000 लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात है, यदि विलायक को किलोग्राम में लिया जाए तो यह 1000 अपने को नहीं लगाना है, और यदि विलायक को ग्राम में लिया जाए तभी अपने को क्या लगाना है, यहाँ पर 1000 लगाना है, ठीक है। ये डेल टीएफ का मान हो गया। और अपने जो मेन टॉपिक था वो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना, तो यहां से अपने क्या कर लिया, एमबी के मान को कर लिया अपने ज्ञात। तो इसमें अपने ध्यान में रखने वाली बात कौन सी थी, यदि अपने क्या ले रहे हैं कि विलायक को किलोग्राम में ले रहे हैं तो अपने 1000 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उस समय सूत्र अपने पास इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब एक इसमें शब्द आता है अपने पास, हिमांक में अवनमन को अपने समझ लिया, क्या चीज है ये, आगे इसी में एक अपने पास जैसे एक छोटा सा टॉपिक है प्रतिहिमीय विलयन। प्रतिहिमीय विलयन क्या होता है कि अगर अपने देखें कई स्थलों पर या कई जगहों पर जो सर्दियों में जो तापमान है वो सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो सर्दियों में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो वहां का जो जल है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। अब जमने से क्या, कई जगह जैसे कार के अंदर या जितने भी अपने व्हीकल्स है, उन कार या जो व्हीकल्स में जो रेडिएटर है, उस रेडिएटर में जो भरा हुआ जो पानी है वो पानी भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो पानी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहां उन स्थलों का जो तापमान है वो 0 से नीचे चला गया। इसके कारण से जो गाड़ियों के रेडिएटर में भरा हुआ जो जल है वो जम जाएगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में। और अपने पता है बर्फ का जो आयतन है वो जल से क्या होता है, ज्यादा, जिससे वो रेडिएटर क्या हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। तो उस जल को जमने से बचाने के लिए या रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक प्रतिहिम विलयन का या मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिहिम मिश्रण मतलब जो जल को जमने से रोकता है। तो इसके लिए जो जल क्या है, एक शुद्ध विलायक है, इसमें क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे। तो अशुद्धि किसकी मिलाएंगे, प्रतिहिम मिश्रण क्या होता है, तो अपने कहते हैं जो एथिलीन ग्लाइकोल और जल का जो मिश्रण है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल और जो जल का जो मिश्रण है इसे क्या कहा जाता है, प्रतिहिम मिश्रण, या इसको बोलते हैं अपने शीतलक भी इसको नाम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रतिहिम मिश्रण जो बना लिया जाएगा, तो इस प्रतिहिम मिश्रण या जो शीतलक का जो तापमान है लगभग इन दोनों का, वो हमारे पास -36 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाएगा। अर्थात अब जो जल जमेगा वो किस तापमान पर जमेगा, -30 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से जो गाड़ियों के जो रेडिएटर है वो 0 से कम तापमान पर भी सुरक्षित रह सकेंगे और उनका जो आवागमन है वो कैसा हो जाएगा, आसान कर देगा। तो अपने कह सकते हैं जो हिमांक में जो अवनमन है वो क्या चीज है कि यदि किसी भी विलायक में अशुद्धि मिला दी जाती है तो अशुद्धि मिलाने से जो हिमांक में क्या कर देती है, कमी कर देती है। तो यहाँ पर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है शीतलक क्या चीज है, इसका क्या प्रयोग है, ठीक है, या गाड़ियों के रेडिएटर में शीतलक क्यों प्रयोग में लिया जाता है, इस प्रकार के अपने को प्रश्न मिलते रहते हैं। तो ये हमारे पास आज 3 अणुसंख्यक गुणधर्म अपने कर लिए, ठीक है। कौन कौन से, पहला था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हमने कर लिया हिमांक अवनमन। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा परासरण दाब।